परीक्षा की नई राह यूट्यूब चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। जैसा कि आज देखेंगे ब्लड के बारे में, रक्त के बारे में आज हम आपको पूरी तरह से इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। परीक्षाओं में जितने क्वेश्चन आते हैं इस वीडियो के माध्यम से आप एक पार्ट में या दो पार्ट में यह बनेगा और पूरी तरह से ब्लड के बारे में परीक्षाओं में पूछे जाने वाले एक एक क्वेश्चन को हम कायदे से बताएंगे। ध्यान से वीडियो में देखिए, समय कम लगे इसलिए हमने पहले इसको लिख दिया है जिससे आपका समय बचे। और देखिए ब्लड यानी रक्त के अध्ययन को कहते हैं मेटोलॉजी, रक्त के अध्ययन को कहते हैं मेटोलॉजी। और मेटोलॉजी या इसको और कह सकते हैं सेरोलॉजी भी कह सकते हैं, सेरोलॉजी भी कह सकते हैं, मेटोलॉजी या सेरोलॉजी। और रक्त जो है ये एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है जो लिक्विड के फॉर्म में हमारे शरीर में गति करता है। और रक्त का पीएच मान जो होता है, रक्त का जो पीएच मान होता है ये 7.4 होता है रक्त का पीएच मान। और पीएच पैमाने पर जब 7 से आगे जाते हैं तो इसका मान क्षारीय होता है, अर्थात उस पदार्थ की जो भी कोई लिक्विड होता है उसकी क्षारीयता बढ़ती जाती है। 7, 8 जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे क्षारीयता बढ़ती जाएगी और 7 से कम होते जाएंगे तो उसकी अम्लीयता क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। यदि 7 पर रहेंगे तो वह पदार्थ क्या रहेगा, उदासीन रहेगा। पदार्थ वह क्या रहेगा, उदासीन रहेगा। अच्छा, इसके आगे और जो रक्त है इसकी प्रकृति कैसे होती है, और प्रकृति जब इसका पीएच मान 7.4 होता है तो इसकी प्रकृति निश्चित ही क्षारीय होगी, क्योंकि हमने बताया अगर 7 से ज़्यादा पीएच मान होगा तो वह पदार्थ क्षारीय होगा और 7 से कम पीएच मान होगा तो वह पदार्थ अम्लीय होगा। यदि पीएच मान 7 होगा तो वह पदार्थ उदासीन होगा, ना अम्लीय होगा और ना क्षारीय अर्थात उदासीन होगा। इसके बाद देखते हैं रक्त जो होता है पुरुषों में 5.5 यानी 5.5 यानी 5.5 लीटर होता है। और महिलाओं में यानी स्त्रियों में जो रक्त होता है फीमेल में वो कितना होता है, 5 लीटर होता है। यानी पुरुषों में यानी मेल में जो रक्त होता है वो ज़्यादा होता है और फीमेल में जो रक्त होता है वो कम होता है। इसके भी और आगे देखेंगे, इसके भी कारण मिलेंगे आपको। फिर उसके बाद आगे आता है रक्त का निर्माण। सबसे बड़ी बात आती है कि ये जो रक्त का निर्माण होता है ये कहाँ होता है। तो जो रक्त का निर्माण होता है ये 2 जगह होता है, एक तो होता है लीवर में और दूसरा होता है अस्थि मज्जा में। तो लीवर में किस अवस्था में लीवर में रक्त का निर्माण होता है, जब शिशु यानी गर्भ में रहता है, पेट में रहता है, भ्रूण अवस्था में लिखा है, भ्रूण अवस्था में यानी 2 माह, 4 माह, 9 माह जब तक वह गर्भ में है तब तक वह भ्रूण ही कहा जाएगा। और भ्रूण अवस्था में जो रक्त का निर्माण होता है शिशु के शरीर में वो लीवर में होता है। कहाँ होता है, लीवर में यानी यकृत में होता है इस रक्त का निर्माण। और वयस्कों में जो होता है वो निर्माण कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में। अस्थि मज्जा को बोन मैरो भी कहते हैं। अस्थि मज्जा में रक्त का निर्माण होता है। अस्थि मज्जा स्थित कहाँ होती है, हड्डियों में। हड्डियों के बीच में जब हड्डी मिले और उसको देखिए, उसके बीच में उसको तोड़ मरोड़ के देखिए तो उसके बीच में लाल लाल जैसा पदार्थ दिखाई देता है तो वही क्या है, अस्थि मज्जा है। जाली नुमा संरचना दिखाई पड़ती है वही अस्थि मज्जा है और उसी में रक्त का क्या होता है, निर्माण होता है। तो यह क्रिया वयस्कों में होती है
और भ्रूण में नहीं। भ्रूण में क्यों नहीं होती? क्योंकि भ्रूण में हड्डियां नहीं पाई जाती हैं, और हड्डियां थोड़ी बहुत होती है तो बड़ी लचीली होती हैं, उनसे उसमें रक्त का निर्माण होता नहीं, अस्थिमज्जा में मतलब उनके पास होता नहीं, इसलिए रक्त का निर्माण होता नहीं उसमें। उनमें रक्त का निर्माण जो होता है वो लीवर में होता है। इस बात को याद रखेंगे। कई बार प्रश्न पूछा गया है कि भ्रूण में रक्त का निर्माण कहाँ होता है, तो आप हमेशा लीवर देखेंगे, लीवर पे ही टिक लगाएंगे। और वयस्क में रक्त का निर्माण कहाँ होता है? और अस्थि मज्जा में। अगली बात देखेंगे, रक्त का जो निर्माण होता है उसके बाद रक्त स्टोर कहाँ होता है? रक्त स्टोर कहाँ होता है? तो रक्त स्टोर होता है स्प्लीन में। स्प्लीन को हिंदी में कहते हैं प्लीहा, और कुछ लोग तिल्ली भी बोल देते हैं। तो तिल्ली भी चाहे कहिए, चाहे प्लीहा कहिए, और चाहे स्प्लीन कहिए, तो रक्त कहाँ इकट्ठा होता है? स्प्लीन में। स्प्लीन होता है पेट के पास, ठीक है। और अगली बात आती है कब्र। तो रक्त का कब्रिस्तान, रक्त का इसका जो स्प्लीन होता है, ये एक प्रकार से कब्रिस्तान भी होता है, ब्लड बैंक होता है, रक्त यहाँ इकट्ठा भी होता है। और जो आरबीसी डब्ल्यूबीसी आगे अभी आपको बताएंगे कि ये इकट्ठा कहाँ होती है, इसको कब्र क्यों कहते हैं? क्योंकि आके यहीं इकट्ठा होती हैं। जो कोशिकाएं मृत हो जाती हैं वो आकर यहाँ स्टोर होती हैं। तो इसलिए स्प्लीन को कब्रिस्तान भी कहा जाता है, चाहे कब्र कहिए कब्रिस्तान कहिए। तो प्लीहा को चाहे स्प्लीन को, दोनों बात एक ही है। अगली बात आती है कोलेस्ट्रॉल। रक्त में कोलेस्ट्रॉल की जो मात्रा है वो 200 ग्राम प्रति डेसीलीटर होनी चाहिए। यदि अगर इससे ज़्यादा हो जाता है तो रक्त में जो चर्बी की जो मात्रा होती है, वसा की जो तैलीय मात्रा होती है वो ज़्यादा हो जाती है, और रक्त संचरण जो होता है रक्त का वो सही से हो नहीं पाता है। रक्त जम सा जाता है और इससे बहुत आघात पहुंच सकता है। इसके बाद अगली बात आती है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। हीमोग्लोबिन जो होता है वो मेल में, टेस्ट करवाए होंगे तो जानते होंगे, ठीक है, और नहीं करवाए हैं फिर भी बता रहे हैं, इसको देख लीजिए, ठीक है। हीमोग्लोबिन जो होता है वो जो मेल में होता है अर्थात पुरुषों में जो होता है वो 14 ग्राम प्रति डेसीलीटर, ये जितने पैमाने हैं सब डेसीलीटर में नापे जाते हैं अब तो, ठीक है। टेक्नोलॉजी बढ़ गई, यूनिट में भी लिख के आता है, तो यूनिट में भी लिखा रहता है या तो प्रति डेसीलीटर भी लिखा रहता है, बात एक ही है। अगली बात आती है फीमेल में। तो फीमेल में कितना होता है? 13 ग्राम प्रति लीटर। तो हीमोग्लोबिन जो होता है वो फीमेल में कम होता है, मेल में ज़्यादा होता है। और जो हीमोग्लोबिन होता है इसको H से प्रदर्शित करते हैं। हीमोग्लोबिन में मात्रा किसकी होती है? आयरन की, अर्थात लोहे की मात्रा होती है। इसीलिए मेल में जो होता है वो हीमोग्लोबिन ज़्यादा होता है, इसलिए मेल का शरीर कठोर होता है, मजबूत होता है, और फीमेल का शरीर जो होता है इसमें आयरन की मात्रा कम होती है, इनका शरीर इसलिए नाजुक होता है। और अगली बात आती है रक्त परिसंचरण की खोज। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि रक्त परिसंचरण की खोज किसने की है? तो रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे महोदय ने की है। रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे महोदय ने की है। अगली बात आती है ब्लड के कार्य। अब जब रक्त हो गया, रक्त का निर्माण हो गया, तो इसके कार्य क्या क्या हैं? इसके कार्य को देखेंगे कि रक्त का कार्य, पहला कार्य रक्त का है कि ताप का नियंत्रण करना। रक्त शरीर के ताप को क्या करता है? नियंत्रित करता है, क्योंकि इसके प्रवाह से विलियम हार्वे ने देखा कि जब रक्त का प्रवाह शरीर में होता है तो शरीर क्या रहता है? गर्म रहता है, और जब रक्त का प्रवाह रुक जाता है तो शरीर क्या हो जाता है? ठंडा हो जाता है। तो विलियम हार्वे ने इसको प्रयोग में पाया और देखा कि जब
रक्त के परिवहन से ही शरीर का जो टेम्परेचर है वो क्या रहता है, नियत बना रहता है। अर्थात शरीर का जो तापमान है वो 37 डिग्री या फ़ारेनहाइट में बोलें तो 98.6 फ़ारेनहाइट रहता है स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप। दूसरी बात आती है, रक्त का दूसरा कार्य है पोषक पदार्थों का परिवहन करता है। तो रक्त क्या करता है, पोषक पदार्थों का परिवहन करता है। अर्थात जो भी विटामिन मिनरल्स, जो भी फल फ्रूट खाते हैं उसमें जो पोषक पदार्थ होते हैं उनका शरीर में परिवहन एक स्थान से, चाहे वो दवा खा लें, कोई भी चीज़ जो खाते हैं, ठीक है, वो जो पोषक तत्व तो आपके शरीर को मिलता है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैसे जाता है, रक्त के माध्यम से ही जाता है। तो रक्त पोषक पदार्थों का परिवहन भी करता है। दूसरी बात, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, गैसों का परिवहन। जो रक्त है, रक्त के माध्यम से ही गैसों का हमारे शरीर में परिवहन होता है। जैसे O2 यानी ऑक्सीजन और CO2 और कार्बन डाइऑक्साइड, इनका परिवहन होता है। ऑक्सीजन जो हम लेते हैं, यहाँ जो एक फेफड़ा है इसमें ऑक्सीजन जाता है और यहाँ से ऑक्सीजन जो होता है वो जाता है शरीर में, ठीक है, इसी के माध्यम से, ठीक है, गैसों। तो इसमें जो रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा होती है वो ब्लड के माध्यम से ही शरीर में जो गैसों का परिवहन होता है O2 का और CO2 का यानी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का, ये रक्त के माध्यम से ही होता है। 120 के स्पीड से रक्त जाता है और 80 के स्पीड से आता है। यह भी प्रश्न कई बार पूछा गया है। 120/80 हमेशा ही टिक लगाना है। 120 प्रेशर से रक्त जाता है और 80 के प्रेशर से रक्त वापस आता है। इतना तेज रक्त जाता है और परिसंचरण करता है शरीर में। उसके बाद अगली बात आती है उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन। जो रक्त होता है ये उत्सर्जी पदार्थों का क्या करता है, स्थानांतरण करता है। देखिए खास बात यह है, ये उत्सर्जी पदार्थों का जो स्थानांतरण करता है, ऐसा नहीं बाहर नहीं निकालता है, ये उत्सर्जी पदार्थों का स्थानांतरण करता है। अर्थात किडनी के पास तक, कहाँ तक, किडनी के पास तक, गुर्दे के पास तक लेकर आता है और गुर्दा उसमें से किडनी देखता है और उसको बेकार पदार्थों को क्या करता है, अपशिष्ट पदार्थों को छानता है। छानने का काम करता है कौन, किडनी करती है। छानने का कार्य किडनी करती है। तो किडनी, इसका काम है उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन। उत्सर्जी जो वर्ज्य पदार्थ हैं जो शरीर से बाहर निकलना है उनका परिवहन करता है, किडनी तक लाता है और किडनी उसको क्या करती है, बाहर करती है, छान छान कर, उसका काम है छानना। हाँ तो दोस्तों आगे देखेंगे रक्त के भाग। रक्त के मेन रूप से दो भाग होते हैं, एक होता है प्लाज्मा और एक होता है और रुधिराणु, ठीक है, यानी कॉर्पल्स। तो जो प्लाज्मा होता है ये रक्त का ज़्यादा भाग होता है, यानी 60% प्लाज्मा होता है और 40% जो होता है वो रुधिराणु यानी कॉर्पल्स होता है। यानी कभी कभी किसी किसी बुक में ये भी दिया रहता है कि ये 55% और ये 45%, ऐसा भी आंकड़ा आपको मिल सकता है, लेकिन बहुतायत यही रहेगा, ठीक है। और जो प्लाज्मा होता है, रक्त के दो भाग हमने बताया आपको, एक प्लाज्मा और दूसरा रुधिराणु यानी कॉर्पल्स, दो हो गए। अच्छा, प्लाज्मा के दो भाग, यानी प्लाज्मा में दो प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है। प्लाज्मा में दो प्रकार की प्रोटीन पाई जाती हैं। एक प्रोटीन है फाइब्रिनोजन और दूसरी प्रोटीन है प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन और एक है फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन बड़ी इंपॉर्टेंट प्रोटीन है, कई बार पूछी गई है। ये रक्त को जमाने का कार्य करती है। फाइब्रिनोजन रक्त को जमाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। फाइब्रिनोजन अभी हम आगे देखते हैं और बताते हैं फाइब्रिनोजन के बारे में पूरा विस्तार से। आप देखते रहिए, बने रहिए बस हमारे साथ। जो ये रुधिराणु जो होते हैं 40%, इसके 40% में 3 भाग होते हैं। इसके 40% में 3 भाग होते हैं। एक होता है आरबीसी, एक होता है डब्ल्यूबीसी और तीसरा होता है प्लेटलेट्स। तो जो आरबीसी होता है इसको लाल रुधिर
कणिका भी कहते हैं, रेड ब्लड कॉर्पल्स भी कहते हैं जो, और इसका ये नाम मिलता है। कभी कभी परीक्षाओं में ये जो नाम हम लिखे हैं ये नाम दे देता है और आपको लाल रुधिर कणिका, रेड ब्लड कॉर्पल्स, आरबीसी ये मालूम रहता है और आप जानता हुआ क्वेश्चन गलत करके चले आते हैं। तो ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, इस प्रकार से नाम परीक्षाओं में देता है, ध्यान दीजिए इस बात को। आरबीसी को कहते हैं एरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी को कहते हैं ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट्स को कहते हैं थ्रोम्बोसाइट। प्लेटलेट्स को कहते हैं थ्रोम्बोसाइट। प्लेटलेट्स रक्त का एक भाग है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कहते हैं कि रुधिराणु में आरबीसी अकेले 95% अकेले आरबीसी पाया जाता है रुधिराणुओं में, और शेष में ये दोनों मिलकर पाए जाते हैं। कहते हैं आरबीसी की जो संख्या होती है शरीर में वो 50 लाख होती है। कितनी होती है? 50 लाख। और डब्ल्यूबीसी की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? 10,000। और प्लेटलेट्स की जो संख्या होती है वो 2 लाख होती है। 2 लाख से कम नहीं होना चाहिए। 2 लाख से कम होता है तभी प्लेटलेट्स डाउन होता है, तो डेंगू पकड़ता है। प्लेटलेट्स, डेंगू ऐसी बीमारी है, इसमें प्लेटलेट्स क्या हो जाता है? कम हो जाता है, 50,000 से भी कम हो जाता है। और इसमें ऐसा होता है कि शरीर में एकदम शक्ति नहीं रह जाती है, आप चल नहीं पाते हैं, थकान बहुत होती है। ऐसा होता है प्लेटलेट्स की कमी के कारण। तो प्लेटलेट्स की संख्या हमेशा 2 लाख से अधिक होनी चाहिए, मिनिमम 2 लाख होनी चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। अच्छा, बाकी यहां से भी प्रश्न कई बार पूछे गए हैं, इसलिए हमने इसको भी लिख दिया है। आरबीसी का यानी रेड ब्लड कॉर्पल्स, लाल रुधिर कणिका का जो जीवन काल होता है वो 120 दिन होता है, और डब्ल्यूबीसी का जो जीवन काल होता है, श्वेत रुधिर कणिका का जो जीवन काल होता है ये होता है 4 दिन, और कहीं कहीं आपको मिलेगा 2 से 4 दिन, बात एक ही है, 4 दिन। और प्लेटलेट्स का जो जीवन काल होता है वो कितना होता है? 7 दिन होता है। तो यहां से प्रश्न बनेंगे, तो इसको आप ध्यान दे लीजिए इस नाम को, और ये इसके जीवन काल को ध्यान दे लीजिए। इसके जो रुधिराणु के जो 3 भाग हैं, इनके तीनों भागों को आप ध्यान रखिए। तीनों भागों में प्रश्न ऐसे भी बनता है कि रुधिराणु में यानी रुधिर के अणु में सर्वाधिक पाया जाता है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, ऐसे ऑप्शन देगा तो आपको इसमें से लगाना है आरबीसी, और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, ऐसे दे देता है प्लाज्मा, तो आपको प्लाज्मा याद रहता है, प्लाज्मा ज़्यादा होता है तो प्लाज्मा नहीं, प्लाज्मा। जब रुधिराणु में पूछेगा कि किसकी संख्या सबसे ज़्यादा होती है तो आरबीसी की संख्या सबसे ज़्यादा होती है। जब पूछेगा रक्त में, ब्लड में किसकी संख्या सबसे ज़्यादा होती है तो आपको टिक लगाना है प्लाज्मा की। और ये दोनों फाइब्रिनोजन जो है और प्रोथ्रोम्बिन जो है ये क्या है? प्रोटीन है। ये प्लाज्मा में उपस्थित क्या है? प्रोटीन। ये रक्त को जमाने का कार्य करता है फाइब्रिनोजन, और इसके बारे में भी आगे देखते हैं। तो हाँ, तो अब देखेंगे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के बारे में विस्तार से, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो ध्यान से देखिए, आरबीसी जैसे हमने पहले बता चुके हैं कि इसका जो नाम है, और आरबीसी क्या क्या होती है, और डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, तीनों की बातें हम आपको एक एक करके बता रहे हैं। देखिए, आरबीसी जो होती है इसका आकार जो होता है वो संपूर्ण गोल गोल आकार होता है। इसका आकार गोल गोल होता है, लेकिन ऊंचाई पर जाने पर इसका आकार क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ऊंचाई पर जाने पर इसका आकार क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। अगली बात आती है, इसमें लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। यदि लाइसोसोम
इसको आत्मघाती थैली भी कहते हैं। इसमें आरबीसी में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। अगर लाइसोसोम पाया जाता होता तो इसमें जो कब्र का काम, कब्रिस्तान का काम पीलिया करता था, वो पीलिया न करता। जैसे हमने आपको भी पहले बताया कि पीलिया काम करता है इसमें कब्रिस्तान का, तो कब्रिस्तान का काम पीलिया ना करके, ठीक है, लाइसोसोम करता, लेकिन लाइसोसोम इसमें उपस्थित नहीं होता है। और इसमें केंद्रक भी अनुपस्थित होता है, इसमें केंद्रक नहीं पाए जाते हैं। अगर इसमें केंद्रक पाया जाता होता तो आरबीसी से हम यह पता कर सकते, डीएनए टेस्ट कर सकते थे, लेकिन आरबीसी में केंद्रक नहीं पाता। और हर जगह केंद्रक पाता है, नाखून में, बाल में, ये सब जगह केंद्रक पाया जाता है, परंतु आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है। दूसरी बात आती है, इसमें जो रुधिराण होता है इसका, अब पहले हमने बताया आपको कि इसका जो भाग होता है वो लगभग 95% होता है। अगली बात आती है, तो इसमें जो ब्लड का जो निर्माण होता है वो किस प्रक्रिया से होता है, और आरबीसी की कमी से कौन सा रोग शरीर में उत्पन्न होता है। तो देखेंगे ब्लड में क्या होता है, आरबीसी। और आरबीसी ये लाल क्यों होता है, क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा होती है, और हीमोग्लोबिन कम होगा आरबीसी में। यदि हीमोग्लोबिन कम हो गया तो हीमोग्लोबिन के कम होने से एनीमिया रोग उत्पन्न होता है। एनीमिया रोग उत्पन्न होगा इसकी कमी के कारण। अगली बात आती है डब्ल्यूबीसी में, देखेंगे डब्ल्यूबीसी में जो इसका आकार होता है वो अनिश्चित होता है, ऐसे ऐसे आकार होता है, इसका कोई सही आकार नहीं होता है। इसका आकार क्या होता है, अनिश्चित होता है, लेकिन इसमें केंद्रक पाया जाता है, इसलिए इससे हम डीएनए टेस्ट कर सकते हैं। लेकिन डब्ल्यूबीसी देखो, दोनों में, इसमें और इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, केवल डब्ल्यूबीसी में ही केंद्रक पाया जाता है। इसके और बात है, ठीक है, इसमें रोगों से लड़ने की क्या पाई जाती है, क्षमता विकसित होती है, रोगों से लड़ने की क्षमता। इसमें कई प्रकार के एंटीबॉडीज पाए जाते हैं, ठीक है, कैसे कैसे पाए जाते हैं, रोगों से लड़ने की जो क्षमता होती है इसमें। पहला होता है एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज जो होता है ये आपके शरीर की क्या करता है, रक्षा करता है। जैसे आपके शरीर में कोई विषाणु, कोई जीवाणु प्रवेश करता है, इसका काम है तुरंत रक्षा करना, शरीर को देखता रहता है कि कौन वायरस, कौन जीवाणु शरीर में प्रवेश कर रहा है, तुरंत इसकी ये रक्षा करने में इसकी सूचना तुरंत लिम्फोसाइट को देता है। और इसको लिम्फोसाइट को कहते हैं टी लिम्फोसाइट, क्योंकि जो लिम्फोसाइट का जो आकार होता है वो अंग्रेजी के टी आकार का होता है, जैसे टी होता है उसी टी के आकार का होता है इसका लिम्फोसाइट का आकार, इसलिए इसको टी लिम्फोसाइट भी कहते हैं। ये तुरंत एंटीबॉडी इसको संदेश देता है कि कोई विषाणु, कोई जीवाणु शरीर में प्रवेश कर गया है, और तुरंत लिम्फोसाइट कहता है कौन आ गया ये एरिया में, तुरंत प्रवेश आता है और उसको तुरंत मार गिराता है। लिम्फोसाइट तुरंत मार गिराता है। अगली बात आती है मोनोसाइट, फिर संदेश जाता है मोनोसाइट के पास। तो मोनोसाइट का काम है मरी हुई कोशिकाओं का, मरे हुए जीवाणु का और विषाणु का भक्षण करना। इसका आकार जो होता है वो बड़ा होता है, इसका आकार क्या होता है, इन सबसे बड़ा होता है। इसका काम है भक्षण करना, अर्थात जीवाणुओं विषाणु का, क्योंकि मरेगा तो उसी में रहेगा तो और उत्पन्न करेगा और गंदगी फैलाएगा, तो इसीलिए इसका काम है मोनोसाइट, ठीक है। मोनोसाइट का काम है भक्षण करना, उसको क्या कर लेता है, भक्षण करना। तो रक्षा करना एंटीबॉडीज का काम है, और उसको मार गिराना किसका काम है, लिम्फोसाइट अर्थात टी लिम्फोसाइट का। और उसका भक्षण करने का जो काम है वो किसका काम है, मोनोसाइट का। तो ये तीनों आप याद रखेंगे, इन तीनों से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो रक्षा कौन करता है, वो टी लिम्फोसाइट, और रक्षा जो करता है एंटीबॉडीज, और जो मारता है जीवाणुओं को, विषाणुओं को, ठीक है, वो लिम्फोसाइट का काम है।
और जो उसका भक्षण करता है मरे हुए जीवाणुओं विषाणुओं का, वो कौन करता है? मोनोसाइट। इसी प्रकार से अगला प्लेटलेट्स, जिसको हिंदी में कहते हैं बिंबाणु, प्लेटलेट्स या बिंबाणु। तो इसका काम है, इसका आकार जो होता है वो उत्तल लेंस की भांति होता है। जिस प्रकार से उत्तल लेंस होता है इसी प्रकार से इसका आकार होता है। इसमें भी केंद्रक नहीं पाया जाता है, और यदि इसमें केंद्रक पाया जाता होता तो इससे भी हम डीएनए का टेस्ट कर सकते थे। लेकिन और दूसरी बात आती है, ये शरीर प्लेटलेट्स जो होता है ये शरीर को शक्ति प्रदान करता है। जैसे हम 2-3 घंटे पढ़ते पढ़ते 4 घंटे थक जाते हैं इसमें, और बहुत कुछ लोग होते हैं बहुत जल्दी 1 घंटे आधे घंटे में थक जाते हैं, कहीं कमर दर्द करने लगती है, कहीं हाथ पैर दर्द करने लगता है, ऐसा है तो उनको टेस्ट करवाना चाहिए कि उनमें प्लेटलेट्स की कमी तो नहीं हो गई है। अच्छा, एक बात और लिम्फोसाइट की देखते हैं। इसमें लिम्फोसाइट कहाँ काम नहीं कर पाता है? जैसे एक बीमारी है HIV, एक बीमारी है HIV, और या कैंसर हो गया, इसमें जो है मोनोसाइट जो लिम्फोसाइट जो है ये काम नहीं कर पाता है, क्योंकि ये इतना भयानक होता है। ये तो एंटीबॉडीज अच्छा तो करता है, ये तो आके इससे बताता है कि लिम्फोसाइट भाई HIV का वायरस आ गया है शरीर में, इसको मार गिराओ। लेकिन ये इतना प्रबल, इतना खतरनाक होता है कि ये लिम्फोसाइट को ही मार देता है, और इस स्थिति में लिम्फोसाइट ही क्या हो जाता है? मर जाता है। जब लिम्फोसाइट मर जाएगा तो वायरस से रक्षा शरीर की कैसे होगी? और धीरे धीरे कर व्यक्ति क्या हो जाता है? अंतोगत्वा, और मृत्यु को क्या हो जाता है? प्राप्त हो जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से। और ये वीडियो, इसमें और कुछ रह गया है जो आपको बताना है कि ब्लड ग्रुप आपको भी बताना है कि किस प्रकार का, मतलब कैसा ब्लड ग्रुप होगा, तो मेल का फीमेल का, तो उसके बच्चों का कैसा ब्लड ग्रुप होगा, इसको हम अगली वीडियो में आपको बताएंगे। नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा।